हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में हम करने वाले हैं एम्पियर के जो नियम है उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और आज हम केवल एक जो अनुप्रयोग देखेंगे, अनुप्रयोग क्रमांक 1, सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कोई भी स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम जो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से एम्पियर के नियम और उनके अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो लेक्चर है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है। हमको करना क्या है, हमको एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, और कौन से नियम की सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा, सीधे हमारा हेडिंग होगा सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ये आज का हमारा हेडिंग है, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण क्या निकालना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल और साधारण सा अनुप्रयोग है। और एक इंपॉर्टेंट जब बात जो है ये है बेटा कि अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में देगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 मार्क्स लाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है आप सभी बच्चों के लिए। देखिए इसके लिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक सीधा लंबा चालक तार लेते हैं बेटा। सीधा लंबा चालक तार लेंगे और उस चालक तार को हम नाम देते हैं बेटा XY। देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आप सभी के लिए। ये सीधा लंबा चालक तार ले लिए XY। बहने वाली करंट इसमें I करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, I करंट फ्लो हो रही है। अब इस चालक तार से बोलता है स्मॉलर डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको रिटन फॉर्म में आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, एक सीधा चालक तार, क्या चीज है हमारे पास, XY है। ठीक है, जिसमें I विद्युत धारा किधर से, X से Y की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। X से Y की ओर क्या हो रही है बेटा, प्रवाहित हो रही है। ये चीज, जो चीज हम डायग्राम में बनाते हैं वही चीज हमको रिटन फॉर्म में लिखना भी होता है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जो चीज हम डायग्राम में बनाना है वही चीज हमको लिखना है, तब तो सामने वाले को जो एग्जाम में आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि आप क्या उनको बताना चाहते हैं। तो डायग्राम में हमने बनाया बेटा एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार, क्या बनाया, XY। फ्लो होने वाली करंट I है, X से Y के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। फिर इस चालक तार से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बार मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से बेटा। अगर इस चालक तार में करंट फ्लो हो रही है तो कौन सा क्षेत्र निर्मित होगा इसके आसपास में, चालक तार के कारण से, करंट फ्लो होने के कारण से कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। इस तरह से आपको वृत्त बना लेना बेटा। ये कैसी होती है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। डॉट डॉट लाइन से हमने दिखा दिया बेटा। इस तरह से संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। बहुत सारी आपको यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई देगी, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब
चूंकि हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम R को त्रिज्या और ये एक बिंदु को हम यहाँ नाम दे देंगे बेटा। क्या नाम दे देंगे? जहां से हमने लाइन खींचा था उसको हम नाम दे देंगे बेटा O के केंद्र और R को त्रिज्या लेकर यहां हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? वृत्त का निर्माण करते हैं। इसे एम्पियर का लूप बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं बेटा? हम इसको एम्पियर लूप बोल सकते हैं, क्योंकि यहां हम एम्पियर का नियम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्पियर लूप बोला जाता है। एम्पियर लूप का इस्तेमाल किए। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? चूंकि ये चालक तार XY में करंट I फ्लो हो रही है X से Y के डायरेक्शन में, और करंट फ्लो होने के कारण से इसके आसपास चारों ओर कौन सा क्षेत्र का निर्माण होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कौन सा क्षेत्र का निर्माण होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब चूंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन रही है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र बन रही है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं रहेगी वो कैसे रहती है बेटा? संकेंद्रीय वृत्तों की रहती, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रहेगी। तो हमने चुंबकीय बल रेखाएं बना दिया संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। अब जिस बिंदु से हमने R डिस्टेंस पर P लिए थे उसको O नाम दिया बेटा, और O केंद्र और R त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना की। ये वृत्त या लूप एम्पियर लूप कहलाता है, क्योंकि यहाँ एम्पियर का नियम हमको लगाना है। अब बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी वो बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ये जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करती है। और बोलता है अगर हम इसी बिंदु P पर, ठीक है, इसी बिंदु P पर क्या करते हैं बेटा? एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। एक छोटा सा क्या ले लेते हैं? अल्पांश ले लेते हैं। तो अल्पांश की लंबाई को हम dl मानेंगे, और dl की भी दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अनुदिश होती है। ठीक है, बिंदु P पर हमने एक अल्पांश ले लिया dl, और B और dl का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, एक दूसरे के कैसे हैं? अनुदिश है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बेटा। सीधे लंबे धारावी चालक तार के कारण हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रवाहित हो रही ये हमने लिख लिया बेटा। अब यहां हमको एक पॉइंट और लिख लेना है। क्या लिखेंगे हम? चालक तार से कितने दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालनी बेटा? तीव्रता निकालनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे, एम्पियर के नियम की सहायता से निकालनी है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? एम्पियर के नियम से। एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन मतलब वेक्टर B डॉट dl क्या होता है? म्यू 0 I होता है बेटा। क्या होता है? म्यू 0 I होता है। ठीक है, तो इसको आप एक समीकरण मान के चलेंगे। समीकरण नंबर क्या ले लेंगे बेटा? 1 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे इसको? समीकरण नंबर 1 एम्पियर के नियम से। अब इसके बाद में लिखेंगे चूंकि वेक्टर B और वेक्टर dl एक ही दिशा में होते हैं, अतः उनके मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू, एक ही दिशा में होने के कारण कोण कितना बन जाता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाता है। थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है बेटा? 0 डिग्री बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम अगर यहां वेक्टर B डॉट वेक्टर dl निकालें बेटा, तो ये दो सदिशों का क्या हो जाएगा? अदिश गुणनफल के फार्मूले से बन जाएगा। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू B dl cos 0। AB cos थीटा फार्मूला होता है, तो ये B dl cos 0 हो गया बेटा। B dl cos 0 हमारे पास आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। तो ये B कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? dl cos 0 हो जाएगा 1। cos 0 क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये बच रहा है B dl। अब यहां हम B इज इक्वल टू dl के प्लेस में लिखेंगे ये dl जिस वृत्त का छोटा भाग है, ये dl जो
है जिस वृत्त का छोटा भाग है या जिस वृत्त से इसको अल्पांश लिया गया जिस लूप से, उसके परिधि के बराबर होगा। ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगा बेटा, परिधि के बराबर होगा। मैं भी समझाता हूं कि किस प्रकार से होता है। देखिए ये मैं ले लिया बेटा 2πr। देखो होता क्या है बेटा, ये वृत्त है, ये हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है जो जिसको हमने क्या बोला है, एम्पियर लूप बनाया। इसमें हमने एक छोटा सा भाग लिया, इसमें हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा भाग लिया और इस भाग की लंबाई को dl माना है। इस भाग की लंबाई को क्या माना है हमने, dl। अब ये जो लूप है ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, ये हम मान सकते हैं, और ऐसी बहुत सारे भागों से मिलकर बना भी हुआ है। ठीक है, ये एक भाग की लंबाई dl लिया, तो जितना एक भाग के कारण क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ही सभी भागों के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि सभी भाग जो है इस चालक तार से समान दूरी पर होंगे, त्रिज्या के बराबर होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान आ रहा है, तो इसका रेखीय समाकलन भी सभी भागों के कारण एक समान आएगा। और इंटीग्रेशन जो हमने कर रहे हैं 1dl, इंटीग्रेशन 1dl, तो इंटीग्रेशन 1dx क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 1dx क्या होता है मालूम है आप सभी को, x होता है, तो 1dl क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, l के बराबर हो जाएगा। तो l क्या होगा, लूप की लंबाई, l क्या हो जाएगी, लूप की लंबाई हो जाएगी। अब चूंकि लूप की लंबाई, ये लूप की लंबाई इस वृत्त की परिधि के क्या होगी बेटा, बराबर होगी, इसलिए हमने इंटीग्रेशन dl को क्या रखते हैं हम, 2πr रखते हैं। बात समझ में आई। एक 1dl क्या होगा, l होगा, l लूप की लंबाई, लूप की लंबाई किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है, इसीलिए हम यहां क्या रखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन dl को, ठीक है, क्या करते हैं, लूप की परिधि के बराबर रखते हैं, लूप की परिधि के बराबर रखते हैं। तो लूप की परिधि कितनी हो जाएगी बेटा, कुल लंबाई मतलब 2πr हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गया, इसलिए क्या आ रहा है देखिए, b डॉट dl, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है बेटा b इंटू 2πr। b इंटू क्या आ रहा है बेटा, 2πr। ये आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2, और आप चलेंगे समीकरण 1 और कहां से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे क्या है, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 i, एक एक पक्ष बराबर है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू 0 i, या b इज इक्वल टू फार्मूला बनता है बेटा म्यू 0 i अपॉन 2πr, या आप इसी फार्मूले को b इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन r। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2i अपॉन r। ये आपके पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में। ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमने सबसे पहले एक चालक तार लिया बेटा, कौन सा चालक तार लिया, XY, करंट फ्लो हो रही थी I, मैंने लिखा है सीधा चालक तार XY है जिसमें I विद्युत धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। फिर इस चालक तार से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया, P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर हमने O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक लूप की कल्पना किया बेटा, धारावाही लूप लिया, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम बोला था, मैंने बताया था इसको एम्पियर लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पियर लूप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया था, जब करंट फ्लो होती है तो इस धारावाही चालक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट लाइन से हमने उसको दिखा दिया है, अगर आप एग्जाम में नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा बेटा। अब एम्पियर का नियम हमने यहां आरोपित किया बेटा, तो एम्पियर का नियम लगाने से पहले हमने बिंदु P पर एक छोटे से अल्पांश की कल्पना किया जिसकी लंबाई कितनी थी बेटा, dl थी, और बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु B पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होगी बोलता है। तो यहाँ वेक्टर B और dl की दिशा कैसी हो गई थी, एक समान हो गई थी। इसको भी आप लिखकर बता सकते हैं। हमने एम्पियर का नियम लगाया तो इंटीग्रेशन B डॉट dl किए म्यू 0 I होता है, हमने एम्पियर का नियम इसके पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। अब बोलते हैं चूंकि वेक्टर B और dl एक ही दिशा में होते हैं तो उसके मध्य कोण कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। तो इंटीग्रेशन B डॉट dl B dl cos 0 होता है, cos 0 प्लस 1 हो गया बेटा, B कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dl हो गया। इंटीग्रेशन dl क्या होता है, इंटीग्रेशन dl एक छोटे से भाग का क्या है, मान है बेटा। तो हम इंटीग्रेशन dl निकालेंगे तो 1dl l होता है, l क्या होगा, इस एम्पियर लूप की कुल लंबाई वो लूप की परिधि के बराबर हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी। इंटीग्रेशन dl मैंने लूप की परिधि लिखा है 2πr,
तो b डॉट 2 पाई r हमारे पास इंटीग्रेशन b डॉट dl b इंटू 2 पाई r समीकरण नंबर 2 बन रहा है। 1 और 2 को देखेंगे, एक एक पक्ष आपस में बराबर दिखाई देता है, रख देंगे तो b इज इक्वल टू म्यू 0 i 2 पाई r या b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 i अपॉन r। ये हमारे पास एम्पियर के परिपथी नियम का सबसे पहला अनुप्रयोग बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप सभी, और आगे जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट्स में बताते चलिए। वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट कीजिए आप, और हमको बताते चलिए। कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो उनके लिए हम तैयार हैं। जैसा भी बोलेंगे वो टॉपिक्स हम लेकर चलेंगे। और मैं सभी बच्चों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम 2021 जो टारगेट के नाम से हम एक सीरीज चला रहे हैं, बहुत से आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, नोटिफिकेशन और बहुत जरूरी चीजें वहां मिलने वाली बेटा समय समय पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो भी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।